ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं के विकास को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इसे कंप्लीट कर लिया था। हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन से हम निबंध साहित्य का विकास कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम निबंध साहित्य के विकास से संबंधित शीर्षक नई प्रतिभाएं नया विश्वास, इस शीर्षक को देखने वाले हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ रचनाकार हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में उनकी रचनाओं के माध्यम से देखेंगे और उनके लेखन की विशेषताओं को भी देखेंगे। जिनमें पहला नाम है ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, श्रीलाल शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र शाह, रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, श्री गोपाल चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, जवाहर चौधरी, हरीश नवल, प्रेम जन्मय, सुशील सिद्धार्थ, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर रामावत शास्त्री, डॉक्टर दरवेश सिंह, श्री माता प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, श्री राम परिहार, श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, इन रचनाकारों को हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है वह है निबंध साहित्य का भविष्य। तो ये दो मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक है वह हिंदी निबंध साहित्य से रह गया है। आज के इस वीडियो में नई प्रतिभाएं नया विश्वास हम कोशिश करेंगे इन सभी रचनाकारों को आज के इस वीडियो में देखते हैं। अगर नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में भी नई प्रतिभाएं और नए विकास से ही संबंधित वीडियो आएगी। जो आखिरी वीडियो होगा वह निबंध साहित्य का भविष्य इससे संबंधित होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन आज के टॉपिक को। तो आज का यह टॉपिक है नई प्रतिभाएं नया विश्वास, ये हमारा सब टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने रचनाकारों को देख लिया था। इन रचनाकारों का एक बार हम समय भी देख लेते हैं। यानी पहले जो रचनाकार हैं यानी निबंधकार ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका समय है 1924 से 1993। अगले हैं रामदरस मिश्र, इनका समय है 1924 ईस्वी। हरिशंकर प्रसाई, इनका समय है 1924 से 1995 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल, इनका समय है 1925 से 2011 ईस्वी। नामवर सिंह, इनका समय है 1926 से 2019 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र, इनका समय है 1926 से 2005 ईस्वी। धर्मवीर भारती, इनका समय है 1926 से 1997 ईस्वी। विवेकी राय, इनका समय है 1924 से 2016 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह, इनका समय है 1927 से 1998। केशव चंद्र वर्मा, इनका समय है 1927 से 2007। विष्णुकांत शास्त्री, इनका समय है 1929 से 2005। निर्मल वर्मा, इनका समय है 1929 से 2005। शरद जोशी, इनका समय है 1931 से 1991। अगले रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ त्यागी, इनका समय है 1931 से 2005। सुदर्शन मजीठिया, इनका समय है 1931 से 2000। कुबेरनाथ राय, इनका समय है 1935 से 1996। कृष्ण बिहारी मिश्र, इनका समय है 1936 से 2023। रमेश चंद्र शाह, इनका समय है 1937 ईस्वी। नरेंद्र कोहली, इनका समय है 1940 से 2021। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी, इनका समय है 1933 से 2017। गोपाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1942। हरीश नवल, इनका समय है 1947। प्रेम जन्मय, इनका जन्म वर्ष 1949। ज्ञान चतुर्वेदी, इनका समय 1952। जवाहर चौधरी, इनका समय 1952। सुशील सिद्धार्थ, इनका समय 1958 से 2018। तो ये कुछ प्रमुख निबंधकार हैं जो नई प्रतिभा नए विश्वास शीर्षक के अंतर्गत हम इनको देखने वाले हैं। ठीक है, इनमें जो पहला नाम था वह ठाकुर प्रसाद सिंह का है। ठाकुर प्रसाद सिंह से संबंधित हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए पुराना घर नए लोग, बी मोरपंख, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर करेंगे ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों, यानी ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह हैं पुराना घर नए लोग और मोरपंख।
इन दोनों निबंधों का संबंध किनसे है? ठाकुर प्रसाद सिंह से है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है मोरपंख। अगर प्रश्न पूछा जाए मोरपंख के अंतर्गत किन विषयों को शामिल किया गया है, तो इनमें ललित और संस्मरणात्मक निबंध एवं कहानियों का संग्रह है। ठीक है। मोरपंख का समय है 2001 ईस्वी। इनका जो दूसरा निबंध है पुराना घर नए लोग, इसका समय है 1960 ईस्वी। तो ये दो निबंध संग्रह किनके हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह के, मोरपंख और पुराना घर नए लोग। ठीक है। एक और आप निबंध लिखेंगे, निबंध संग्रह का नाम, दूसरी ओर ठाकुर प्रसाद सिंह लिखेंगे। ठीक है। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप इस मतलब सेक्शन के नोट्स को बनाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है ठाकुर प्रसाद सिंह की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके अनुभवों को व्यक्त करना, ऑप्शन बी ललित निबंधकार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ठाकुर प्रसाद सिंह की विशेषता क्या है? व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके अनुभवों को व्यक्त करना तथा ललित निबंधकार, ये दोनों रूपों में इनको जाना जाता है। ठीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एक कथन है जो रामचंद्र तिवारी के शब्दों में दिया गया है। ये ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंधों की विशेषता के रूप में है। ठीक है। तो कथन है रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, ठाकुर भाई की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। इस प्रक्रिया में वे अपनी हर रचना के साथ अपने संस्मरणात्मक हो गया है। संस्मरणात्मक हो गया है। उनके भीतर पीढ़ियों का दर्द पूंजीभूत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद को एक बार फिर जी लेते हैं, इसलिए उनका पूरा गद्य लेखन आत्मकथ्यपरक एवं देश के नैतिक सांस्कृतिक हास ने उनके इस दर्द को और भी विस्तार दे दिया था। इसलिए उनका पूरा गद्य साहित्य इस दर्द से भींगा हुआ है। वह मन को बांध लेते हैं, उसे विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता। एक मिनट। हाँ, एक बार फिर से कथन देख लेते हैं। ठाकुर भाई की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। इस प्रक्रिया में वे अपनी हर रचना के साथ अपने को एक बार फिर जी लेते हैं, इसलिए उनका पूरा गद्य लेखन आत्मकथ्यपरक एवं, ठीक है, ये एवं संस्मरणात्मक हो गया है। उनके भीतर पीढ़ियों का दर्द पूंजीभूत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नैतिक सांस्कृतिक हाश ने उनके इस दर्द को और भी विस्तार दे दिया था। इसलिए उनका पूरा गद्य साहित्य इस दर्द से भींगा हुआ है। वह मन को बांध लेता है, उसे विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता। वह जो कुछ कहते हैं लगता है आप बीती कह रहे हैं। वस्तुतः वे तो आजीवन हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई की अनुगूंज उनके पूरे साहित्य में व्याप्त है। आपके निबंधों में युग के सांस्कृतिक अंतर्विरोध की गहन अनुभूति लक्षित की जा सकती है। तो रामचंद्र तिवारी का यह कथन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है। आप एक बार फिर से देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। ठाकुर भाई की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति मन के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म बिंदु से अपने को एकाकार कर लेना। इस प्रक्रिया में वे अपनी हर रचना के साथ अपने को एक बार फिर जी लेते हैं, इसलिए उनका पूरा गद्य लेखन आत्मकथ्यपरक एवं, ठीक है, एवं संस्मरणात्मक हो गया है। उनके भीतर पीढ़ियों का दर्द पूंजीभूत था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नैतिक सांस्कृतिक हाश ने उनके इस दर्द को और भी विस्तार दे दिया था। इसलिए उनका पूरा गद्य साहित्य इस दर्द से भींगा हुआ है। वह मन को बांध लेता है, उसे विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता। वह जो कुछ कहते हैं लगता है आप बीती कह रहे हैं। वस्तुतः वे तो आजीवन हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई की अनुगूंज उनके पूरे साहित्य में व्याप्त है। आपके निबंधों में युग के सांस्कृतिक अंतर्विरोध की गहन अनुभूति लक्षित की जा सकती है। तो यह था ठाकुर प्रसाद सिंह के निबंधों की विशेषता, जो रामचंद्र तिवारी ने इसे उद्घाटित किया है। ठीक है। अगला जो कथन है यानी प्रश्न है हमारा, वह है इन्हीं से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार हैं? ऑप्शन ए ठाकुर प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी रामतरस मिश्र,
ऑप्शन सी हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी, यानी तीनों ही निबंधकार हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार की मृत्यु 2019 में हुई थी? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। अभी हमने प्रारंभ में ही सभी रचनाकारों को देखा था और उनमें हमने देखा था 2019 में जिनकी मृत्यु हुई थी वह कौन थे। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ। तो 2019 में जिनकी मृत्यु हुई है वो रचनाकार हैं नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं यानी ठाकुर प्रसाद सिंह को हमने देख लिया, उनकी रचनाओं को देखा और उनके निबंध संग्रहों को देखा। अगले जो रचनाकार या निबंधकार हैं वह है रामदरश मिश्र। रामदरश मिश्र की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उनकी जो महत्वपूर्ण जो निबंध है वो हमारे लिए और भी विशेष हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है रामदरश मिश्र के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए कितने बजे हैं, ऑप्शन बी बबूल और कैक्टस, ऑप्शन सी घर परिवेश, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे, रामदरश मिश्र के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी सभी। कितने बजे हैं यह भी रामदरश मिश्र के निबंध संग्रह है। बबूल और कैक्टस यह भी निबंध संग्रह रामदरश मिश्र के हैं, और घर परिवेश। तो ये तीनों निबंध संग्रह रामदरश मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, रामदरश मिश्र के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ठेठ ग्रामीण संवेदनाओं और जीवन मूल्यों से जुड़े रहना, ऑप्शन बी सांस्कृतिक मूल्यों की विद्रूपता पर क्षोभ व्यक्त करना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोनों, यानी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन मूल्यों से जुड़े रहना और दूसरा सांस्कृतिक मूल्यों की विद्रूपता पर क्षोभ व्यक्त करना। तो ये दोनों ही विशेषताएं किनकी निबंधों की विशेषताएं हैं? रामदरश मिश्र के निबंधों की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, रामदरश मिश्र के निबंध छोटे छोटे सुख की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आत्मव्यंजक निबंध है, ऑप्शन बी ग्रामीण चेतना के साथ सर्वत्र विद्यमान है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, सही उत्तर होगा दोनों, यानी आत्मव्यंजक निबंध भी हैं छोटे छोटे सुख और ग्रामीण चेतना के साथ यह विद्यमान है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामदरश मिश्र कवि, कथाकार, समीक्षक कई रूपों में विख्यात है। निबंध लेखन उनकी मुख्य रचना विधा नहीं है, किंतु समय समय पर वे ललित निबंध भी लिखते रहे हैं। उनके ललित निबंधों में अब तक 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला है कितने बजे हैं, दूसरा है बबूल और कैक्टस, तीसरा है घर परिवेश और चौथा है छोटे छोटे सुख। तो अगर देखा जाए तो रामदरश मिश्र के 4 ललित निबंध कौन कौन से हैं? कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश और छोटे छोटे सुख। ये 4 निबंध संग्रह इनके ललित निबंध संग्रहों में शामिल होते हैं और इन सब का जो प्रकाशन वर्ष है हम उसे भी देख लेते हैं। कितने बजे हैं इसका समय है 1982, बबूल और कैक्टस इसका समय है 1998, घर परिवेश इसका समय है 2003, छोटे छोटे सुख इसका समय है 2006। तो ये 4 ललित निबंध रामदरश मिश्र के हैं, इसे आपको याद रखना है। रामदरश मिश्र से संबंधित एक तथ्य है, वह भी महत्वपूर्ण है, वो हम देख लेते हैं। श्री मिश्र यानी रामदरश मिश्र के संस्कार ठेठ गांव के हैं। गांव जहां जीवन का अक्षय राग स्रोत निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब तो गांव भी बदल गए हैं, गांव का जीवन भी व्यावसायिकता और राजनीति से विरूप हो गया है। अपनी ठेठ ग्रामीण संवेदना और जीवन मूल्यों से जुड़े रहकर मिश्र जी ने आज के मनुष्य को प्रभावित करने वाले बुनियादी प्रश्नों पर विचार किया है, सांस्कृतिक मूल्यों की विद्रूपता पर क्षोभ व्यक्त किया है और सब मिलाकर मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाली सहज राग चेतना के निरंतर छिजने पर चिंता व्यक्त की है। अगला तथ्य है, उनके दूसरे निबंध संग्रह बबूल और कैक्टस ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है, जिनमें बबूल जो है वह ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है और कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का है। तो बबूल और कैक्टस में बबूल जो है वो क्या है? ग्रामीण चेतना का प्रतीक है और जो कैक्टस है वह आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि
जो रामदर्श मिश्र का निबंध बबूल और कैक्टस है, इसमें ग्रामीण चेतना का प्रतीक कौन सा क्या प्रतीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बबूल। और अगर यांत्रिक जीवन का प्रतीक पूछा जाए तो कैक्टस होगा। ठीक है, और भी तथ्य हैं इससे संबंधित। बबूल आज भी अपने ठेठ ग्रामीण संवेदना को संजोए श्री मिश्र को आकर्षित करता है। उन्हें दुख इस बात का है कि अब किसान भी अपने इस चिर सखा की उपेक्षा करने लगे हैं, यानी किसान भी बबूल की उपेक्षा कर रहे हैं। दूसरा तथ्य है घर परिवेश, जो इनका चौथा निबंध है, घर परिवेश। इसमें कुल 20 निबंध संग्रहित हैं, और तीसरा निबंध था। ठीक है, कुल 20 निबंध संग्रहित है। निबंधों में वैविध्य है, कुछ संस्मरणात्मक है, कुछ यात्रावृत्त हैं और कुछ विचार प्रधान भी है। इनमें एक तत्व सर्वव्यापी है, वह है लालित्य। तो मुख्य रूप से जो चारों निबंध है वो ललित निबंध है। और अगर महत्वपूर्ण जो हम देखें तो घर परिवेश में कुल कितने निबंध हैं, 20 निबंध हैं। अगला तथ्य है छोटे छोटे से सुख, जो चौथा निबंध है, इसमें कुल 15 निबंध संग्रहित है। प्रायः सभी आत्मव्यंजक है। ये सभी निबंध क्या है, आत्मव्यंजक है। शैली में विविधता है। इन निबंधों में मिश्र जी अपनी ग्रामीण चेतना के साथ सर्वत्र विद्यमान है। तो इन चारों निबंधों की विशेषता बता दी गई। बबूल और कैक्टस महत्वपूर्ण है, जिसमें बबूल क्या है, ग्रामीण चेतना, और जो कैक्टस है वह आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। अगले जो निबंधकार हैं वह हरिशंकर प्रसाई हैं। ये एक व्यंग्यकार भी हैं। प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई ने कौन सी गद्य विधाओं को समृद्ध किया है? ऑप्शन ए कहानी, रिपोर्टाज और संस्मरण। ऑप्शन बी रेखा चित्र, पत्र, साक्षात्कार। ऑप्शन सी निबंध, जिनमें ललित एवं विचारात्मक निबंध है। ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा सभी, यानी कहानी भी लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने, रिपोर्टाज भी लिखा है, संस्मरण भी लिखा है, रेखा चित्र भी लिखा है, पत्र भी लिखा है, साक्षात्कार भी लिखा है और निबंध विशेष रूप से लिखा है। अगला जो प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए हंसते हैं रोते हैं, भूत के पाँव पीछे, सी तब की बात और थी, डी सभी। तो हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रहों के नाम क्या क्या हैं? आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। भूत के पाँव पीछे यह भी उन्हीं का है, और तब की बात और थी यह भी इन्हीं यानी हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोध को उजागर करना तथा नेताओं का पर्दाफाश करना। ठीक है, राजनीतिक समस्याएं जो वर्तमान में थी उनको उद्घाटित करना और नेताओं का पर्दाफाश करना, ये दो इनकी विशेषता थी इनके रचनाओं की। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रहों के नाम क्या है? ऑप्शन ए पगडंडियों का जमाना, ऑप्शन बी और अंत में, ऑप्शन सी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी, यानी पगडंडियों का जमाना भी इनका निबंध संग्रह है, और अंत में भी इनका निबंध संग्रह है, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी इनका निबंध संग्रह है। तो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र ने हरिशंकर प्रसाई के लेखन के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन ए प्रसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्व इतिहास बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी प्रसाई के लेखन में जीवन की विसंगतियों की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी प्रसाई के लेखन में कारणों की पड़ताल नहीं है। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला, यानी ऑप्शन ए प्रसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का वैश्विक इतिहास बनाया जा सकता है, विश्वसनीय इतिहास बनाया जा सकता है। फिर से एक बार कथन देख लेते हैं। श्याम सुंदर मिश्र ये हैं लेखक जिन्होंने हरिशंकर प्रसाई के लेखन के विषय में कहा है, क्या कहा है, प्रसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, कथन महत्वपूर्ण हो जाता है, निबंधकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिन्होंने कहा है यानी जिन रचनाकार ने कहा है या आलोचक ने कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र, यह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह भी देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाई की लेखन शैली की विशेषता क्या है?
ऑप्शन ए, वे जीवन की विसंगतियों की मात्र व्याख्या नहीं करते वरन तह में जाकर उन कारणों की पड़ताल भी करते हैं। ऑप्शन बी, वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी वे जीवन की विसंगतियों की मात्र व्याख्या नहीं करते वरन उनके तह में जाकर उनके कारणों की पड़ताल भी करते हैं। वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। तो ये दोनों विशेषताएं इनके लेखन शैली की विशेषता है। किनके? हरिशंकर प्रसाई के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पहला है, हरिशंकर प्रसाई ने कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, साक्षात्कार एवं निबंध, ललित निबंध और विचारात्मक सभी गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी विधा की शास्त्रीय मर्यादा में बंधना उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके निबंधों में कहानी और कहानियों में ललित निबंध का स्वाद मिलता है। निबंधों में कहानियों जैसा स्वाद मिलेगा और कहानियों में निबंध जैसा स्वाद मिलेगा। उनके रेखा चित्रों में निबंध और निबंधों में रेखा चित्र की भंगिमा देखी जा सकती है। उनके निबंध संग्रहों को देख लेते हैं एक बार। उनके निबंध संग्रह यानी हरिशंकर प्रसाई के जो निबंध संग्रह हैं वह हैं अब तक, उनके जैसे, एक मिनट, हंसते हैं रोते हैं पहला है, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। भूत के पाँव पीछे, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। तब की बात और थी 1956। जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे 1960 ईस्वी। सदाचार की तावीज़ 1962 ईस्वी। बेईमानी की परत 1963 ईस्वी। सुनो भाई साधो 1964 ईस्वी। पगडंडियों का ज़माना 1966 ईस्वी। और अंत में 1968 ईस्वी शिकायत मुझे भी है 1970। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। निठल्ले की डायरी 1971। अपनी अपनी बीमारी 1972। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो दिन फिरे हैं, ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। लेकिन रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक में जो निबंध संग्रह दिए हैं वो सिर्फ दिन फिरे दिया हुआ है। तो आपको अगर किसी पुस्तक में ये अगर जैसे उनके दिन फिरे अगर मालूम हो तो उस पुस्तक का संदर्भ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से देखें तो उन दिन फिरे को उन्होंने सिर्फ रखा है, मतलब जैसे उनके दिन फिरे ऐसे नहीं है, ठीक है। तो दिन फिरे से उन्होंने लिखा है रामचंद्र तिवारी ने। तो अगर किसी को जैसे उनके दिन फिरे अगर ये पूरा मिले हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह के रूप में, तो आप संदर्भ जरूर बताइएगा कि आपने किस पुस्तक में देखा है, ठीक है। मैंने किसी पुस्तक में देखा है, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं ही संदर्भ लिख दूँगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक बार फिर से हम इसके प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। हंसते हैं रोते हैं, इसका प्रकाशन 1953। भूत के पाँव पीछे 1954। तब की बात और थी 1956। दिन फिरे 1960। सदाचार का तावीज़ 1962। बेईमानी की परत 1963। सुनो भाई साधो 1964। पगडंडियों का ज़माना 1966। और अंत में 1968। शिकायत मुझे भी है 1970। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। निठल्ले की डायरी 1971। अपनी अपनी बीमारी 1972। वैष्णवन की फिसलन 1976। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। माटी कहे कुमार से 1980। पाखंड का अध्यात्म 1982। तुलसीदास चंदनगी से 1986। कहत कबीर 1988। यादों की रोशनी में 1989। हम एक उम्र से वाकिफ़ है 1990। ऐसा भी सोचा जाता है 1993। आवारा भीड़ के खतरे। ये सभी निबंध हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देखा हंसते हैं रोते हैं से लेकर कहत कबीर, यादों की रोशनी में, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, आवारा भीड़ के खतरे, ठीक है। इन सभी निबंधों को आप एक और लिखेंगे और निबंधकार हरिशंकर प्रसाई के एक और लिखेंगे, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी देख लेते हैं। उनकी समस्त रचनाएं यानी हरिशंकर प्रसाई की समस्त रचनाएं 6 खंडों में परसाई रचनावली के शीर्षक से प्रकाशित है। खंड 3 और खंड 4 में इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हैं।
अपने निबंधों में उन्होंने वर्तमान राजनीति और विविध सामाजिक संस्थाओं के अंतर्विरोध को उजागर किया है। देश, जाति, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति जनता की सहज भावुकता जगाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करने वाले नेताओं का पर्दाफाश किया है। सेवा, त्याग और अध्यात्म का मुखौटा लगाकर अपना व्यवसाय बढ़ाने वाले पूंजीपतियों की पोल खोली है। पश्चिम के अलगाववादियों की नकल करने वाले मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों का आगाह किया है और जीवन में जहाँ कहीं विसंगति, अन्याय, मिथ्याचार, शोषण, पाखंड एवं दो मुहापन है वहाँ तीखा प्रहार किया है। अब बाद में देखेंगे कि हरिशंकर प्रसाई की तुलना अन्य निबंधकारों से की जाने लगी, यानी अन्य निबंधकार जिस रूप में व्यंग्य लिख रहे थे वो उनमें हरिशंकर प्रसाई श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो यानी उनकी जो तुलना हो रही है वो किनसे होने लगी है, हरिशंकर प्रसाई की। तो इसलिए हमारे लिए हरिशंकर प्रसाई के निबंधों को, उनके लेखन शैली को बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अपने लंबे लेख की एक और विशेषता हरिशंकर प्रसाई जी की है कि वो सिर्फ समस्याओं को उजागर नहीं करते हैं, उनकी तह में भी जाते हैं और जहाँ उन्हें लगता है कि किसी व्यवस्था पे बहुत जैसे एक होता है कि बच कर निकल जाना, है ना, कि समस्याओं पे प्रहार करना और बच कर निकल जाना, तो ऐसा जो है वह व्यंग हमें परसाई जी में नहीं दिखाई देता। वो बचते नहीं हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि कड़ा प्रहार करना है या किसी चीज़ को बहुत उजागर करना है, उस रूप में वो बहुत सशक्त हैं। ठीक है, व्यंग लेखन में और भी रचनाकार आएंगे, लेकिन श्रेष्ठ में अगर देखा जाए तो आपको परसाई जी नज़र आएंगे जब हम इनके मतलब अगर समकालीन या इनके जो व्यंग लेखन के जो अन्य समकालीन रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को जब हम देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम परसाई जी के लेखन शैली को देखते हैं। अपने लंबे लेखकीय जीवन में परसाई ने ना तो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता किया है, ना एक पल के लिए विराम लिया है। जीवन की विसंगतियों की वे मात्र व्याख्या नहीं करते, वरन तह में जाकर उन कारणों की पड़ताल भी करते हैं जो इन्हें जन्म देते हैं। अभी यहाँ एक और महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र ने बहुत ठीक कहा है, आप बेग खटके परसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा एक प्रश्न के माध्यम से, जहाँ जनसाधारण से लेकर बड़े से बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, थानेदार, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, युद्धशास्त्री, प्रेमी, प्रेमिकाएं, अवसरवादी, पदलोलुप, राजनीतिज्ञ, साहूकार, पूंजीपति, राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, देश दिशाहीनता, शोषण के अमानवीय रूपांतर, अकाल, भुखमरी, बाढ़, युवा आक्रोश, जन आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक अनाचार और इन सब से बेखबर मध्यवर्गीय शालीनता से आक्रांत रचनाकार और कलाकारों के साथ धार्मिक छद्म के भीतर जकड़े हुए पंडे, पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और अध्यात्मवादी सभी एक साथ मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र का यह कथन। क्यों कथन ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो परसाई जी का जो संपूर्ण लेखन है, चाहे वो व्यंग के रूप में हो, चाहे वो निबंध के रूप में हो, या फिर कहानी या फिर रिपोर्टाज के रूप में हो, उन्होंने जहाँ कहीं भी उन्हें लगा है कि जो समस्या है उसको उजागर करना है, बेखटके या फिर कह सकते हैं डंके की चोट पे उन्होंने उस पर सवाल किए हैं। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह देख लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए अंगद का पाँव, ऑप्शन बी यहाँ से वहाँ, ऑप्शन सी कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर होगा सभी। श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रह हैं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में। श्रीलाल शुक्ल के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुटकी लेने और चिकोटी काटने की शैली में व्यंग करना, दूसरा बौद्धिक बारीकियों से युक्त होना। तो श्रीलाल शुक्ल के निबंधों की ये दो विशेषताएं थी जिसे हमने प्रश्न के माध्यम से जाना। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए अंगद का पाँव, बी यहाँ से वहाँ, सी कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, सभी। तो से इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अभी हमने ये प्रश्न देखा, ये रिपीट हुआ है शायद। ठीक है,
तो ये तीनों निबंध संग्रह क्या हैं? श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में। तथ्य रूप में देख लेते हैं हम इनके निबंधों को। कथाकार के रूप में विख्यात श्रीलाल शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यंग्यकार भी हैं। इनके निबंध संग्रह हैं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ ले कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली। अब इन सभी निबंध संग्रहों के प्रकाशन वर्ष को भी देख लेते हैं। अंगद का पाँव समय है 1958, यहाँ से वहाँ समय है 1970, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में समय है 1993, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर समय है 1996, जहालत के 50 साल समय है 2003, खबरों की जुगाली समय है 2006। ये सभी निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। इनके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। अपने निबंधों में आपने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर चुटकी लेने और चिकोटी काटने की शैली में व्यंग किया है। व्यंग का दायरा विस्तृत है। बौद्धिक बारीकियों से युक्त होने के कारण आपका व्यंग एक खास तरह के पाठक की मांग करता है। आपके व्यंग लेखन की एक विशेषता यह है कि आप किसी भी गद्य विधा को व्यंग गर्भित बना देते हैं, यहाँ तक कि आपका यात्रा वृत्त भी व्यंग लेख बन जाता है। अगला जो तथ्य है वह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्योंकि रघुवीर सहाय इनके विषय में कुछ कह रहे हैं। देखते हैं यह कथन। श्री रघुवीर सहाय के शब्दों में श्रीलाल शुक्ल प्रेमचंद और अज्ञेय के अधिक निकट पड़ते हैं, जो टूटे मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं, और बंकिम के तो बहुत ही निकट हैं, क्योंकि वह भी बार बार उसकी याद दिलाते हैं जो टूट चुका है पर टूटकर नष्ट हो जाने के योग्य नहीं था। तो ये जो कथन है वह श्रीलाल शुक्ल के विषय में है और इसे रेखांकित किए हैं श्री रघुवीर सहाय ने। अगले जो निबंधकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। नामवर सिंह का यह निबंध संग्रह है। नामवर सिंह के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए बकलम खुद, ऑप्शन बी वाद विवाद संवाद, ऑप्शन सी सुखन तकिया, ठीक है, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। बकलम खुद भी इनका निबंध संग्रह है, वाद विवाद संवाद भी इनका एक निबंध संग्रह है, और सखुन तकिया भी इनका एक निबंध संग्रह है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नामवर सिंह प्रसिद्ध प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तथ्य 2, आपके आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह, यानी बकलम खुद जो है यह इनका आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है। बकलम खुद का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1951 है। अगला तथ्य है, इसके बाद क्रमशः आपका आलोचक रूप उभरता गया और सहज रागमयी आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति दबती गई। यूँ तो आपके समीक्षात्मक निबंधों में भी एक प्रकार की निजता विद्यमान है, किंतु चिंतन, मनन, विचार, विश्लेषण तथा स्वपक्ष प्रतिपादन की वाद शैली की प्रधानता के कारण आत्मव्यंजना का वह आकर्षण समाप्त हो गया जो बकलम खुद में था। इधर आपके समीक्षात्मक निबंधों का एक संग्रह वाद विवाद संवाद है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नामवर सिंह के आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? बकलम खुद। अगर प्रश्न पूछा जाए नामवर सिंह के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? वाद विवाद संवाद। ठीक है, तो ये बहुत बारीक सा दिखने वाला जो शब्द है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह है बकलम खुद, समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद का समय है 1989। अगला तथ्य है, इसमें आपने यानी वाद विवाद संवाद में आपने समकालीन भाषा, साहित्य और आलोचना कर्म की बुनियादी चिंताओं पर अत्यंत बारीकी से विचार किया है। यह विचार अवसरभूत होने के कारण विच्छिन्न चिंतन ही है, इसलिए ये निबंध की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। स्वयं नामवर सिंह के शब्दों में, अभी हमारे लिए यह कथन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वयं नामवर सिंह के शब्दों में, वाद विवाद संवाद मेरे पिछले 25 वर्षों में लिखे हुए निबंधों का अंश मात्र है। विश्वास है शेष निबंध भी शीघ्र ही संकलित होकर प्रकाशित होंगे। तो यह कथन महत्वपूर्ण है। अगला जो तथ्य है, 2021 ईस्वी में आपका एक और निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ, सखुन तकिया। इसमें 49 से 52 ईस्वी के बीच लिखे गए व्यंग्यात्मक लेख है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नामवर सिंह के व्यंग्यात्मक लेखों का संग्रह कौन सा है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सखुन तकिया, और यह 2021 में आया है। आत्मव्यंजक के लिए है बकलम खुद, समीक्षात्मक के लिए है वाद विवाद संवाद,
और व्यंग्यात्मक के लिए है शकुंतकिया। ठीक है, और इसमें कौन से किस कालखंड से संबंधित जो लेख हैं वो हैं 1949 से 1952 तक। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं वह हैं विद्यानिवास मिश्र, एक ललित निबंधकार के रूप में आप इन्हें जानते होंगे। तो पहला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दोनों, यानी संस्कृत साहित्य की अभिजात रसचेतना, आधुनिक भावबोध एवं लोक जीवन की स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य है इनके निबंधों में। दूसरा, भारतीय भावधारा के स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा है जो भारतीयता को प्रदूषित करती रही हैं। तो ये दोनों इनके निबंधों की विशेषता रही हैं। अगला जो प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के पहले निबंध संग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन ए चितवन की छाह, ऑप्शन बी बकलम खुद, ऑप्शन सी वाद विवाद संवाद, ऑप्शन डी शकुंतकिया। तो आपने अभी बकलम खुद, वाद विवाद संवाद और शकुंतकिया पढ़ा नामवर सिंह के निबंधों के रूप में। अभी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो ऑप्शन में हमारे लिए बचा ऑप्शन चितवन की छाह, तो विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा, चितवन की छाह। ये तीनों निबंध नामवर सिंह के हैं। ठीक है, नामवर सिंह के निबंध हैं, इसलिए ये उत्तर सही नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला है चितवन की छाह। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं। ऑप्शन ए हल्दी दूब, बी तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन सी आंगन का पंछी और बंजारा मन, ऑप्शन डी सभी। तो आपने विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हल्दी दूब इनके निबंध संग्रह है, तुम चंदन हम पानी इनके निबंध संग्रह है और आंगन का पंछी और बंजारा मन ये एक ही निबंध है। तो ये तीनों निबंध संग्रह है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के अनुसार परंपरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पर के भी जो परे हो, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठतर हो, ऑप्शन बी जो न कभी भूत हो न भविष्य जो सतत वर्तमान हो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दोनों। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र के अनुसार परंपरा का अर्थ क्या है, पर के भी जो परे हो, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठतर हो, जो न कभी भूत हो न भविष्य जो सतत वर्तमान हो। तो यह क्या है, परंपरा की परिभाषा किनके अनुसार, विद्यानिवास मिश्र के अनुसार। इसे हम विस्तार रूप में भी देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के अनुसार भारतीय मनीषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए अमृतत्व की खोज करना, ऑप्शन बी जीवन को रसमय आनंदमय उल्लासमय बनाना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, सही उत्तर होगा दोनों, यानी विद्यानिवास मिश्र के अनुसार भारतीय मनीषा की विशेषता क्या है, अमृतत्व की खोज करना, जीवन को रसमय आनंदमय और उल्लासमय बनाना। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या करना, ऑप्शन बी रससिक्त मन और ठेठ गांव की संस्कृति का चित्रण करना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की विशेषता क्या है, ए बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या करना, बी रससिक्त मन और ठेठ गांव की संस्कृति का चित्रण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र के अनुसार आज की वस्तुवादी दृष्टि का परिणाम क्या है। ऑप्शन ए प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव समाप्त होना, ऑप्शन बी भेद दृष्टि बढ़ना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों, यानी विद्यानिवास मिश्र के अनुसार आज की वस्तुवादी दृष्टि का परिणाम क्या है, प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव समाप्त होना और भेद दृष्टि बढ़ना, दोनों ही इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद उनकी परंपरा को विकसित करने वाले एक आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। दूसरा तथ्य है उनके व्यक्तित्व में संस्कृत साहित्य की अभिजात रसचेतना, आधुनिक भावबोध एवं लोक जीवन की स्वच्छंद प्राणमयी रसधारा का अद्भुत सामंजस्य है। अब तक उनके 4 दर्जन से अधिक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए जिनके विद्यानिवास मिश्र के। 1953 में उनका पहला निबंध संग्रह चितवन की छाह, तो पहला निबंध संग्रह किनका है, चितवन की छाह है विद्यानिवास मिश्र का, प्रकाशन वर्ष 1953। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चितवन की छाह, यानी जो पहला निबंध संग्रह है चितवन की छाह 1953 में जो आया, इसकी भूमिका में
किसने लिखा है? विद्यानिवास मिश्र ने स्वयं लिखा है। आपने लिखा था, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और न ज़मीन के ऊपर बने रूधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। तो यह जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह भूमिका से ली गई है और चितवन की छाह की भूमिका से ली गई है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस निबंध संग्रह की भूमिका से यह कथन उद्धृत है, तो उत्तर क्या होगा? चितवन की छाह की भूमिका से। रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। यह पहला निबंध संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। ठीक है, भारतीय भावधारा के स्नातक होने के कारण मिश्र जी को उन विचारधाराओं और चिंतन पद्धतियों से बराबर टकराना पड़ा है जो भारतीयता को प्रदूषित करती रही हैं। मिश्र जी के निबंध इसी टकराहट के उपज है। उनके निबंध संग्रहों को देख लेते हैं हम एक बार। पहला है हल्दी दूब, यानी पहला तो चितवन की छाह है जिसका प्रकाशन 1953 है। दूसरा है हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह महत्वपूर्ण निबंध है 1974, परंपरा बंधन नहीं है 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तो फुलवा बीन निहारी 1980, निज मुख मुकुर 1981, भ्रमरानंद के पत्र 1981, तमाल के झरोखे से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणे 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, निरंतरी और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सो अहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991। तो ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं और इसमें जो हल्दी दूब के आगे जो है वह चितवन की छाव है। ठीक है, तो चितवन की छाव को भी आप ऐड कर लेंगे। तो ये सभी निबंध महत्वपूर्ण हैं और इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा एक भी निबंध इसमें नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर प्रसाई और एक और रचनाकार है शरद जोशी। ठीक है, इनकी रचनाओं को आप प्रकाशन वर्ष के साथ भी बिल्कुल टिप पे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण, अच्छा और भी है इनके निबंध, इन सभी निबंधों को देख लेते हैं। ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक देखा? जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है। आगे है देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुईरे दिना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, तंत्र कला और आस्वाद 1996, लोक और आलोक का स्वर 2000, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, रथ यात्रा 2002, गांधी का करुण रस 2002, जसोदा के नंदन 2002, थोड़ी सी जगह दें 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007, क्या पूर्व क्या पश्चिम 2015 आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, यानी विद्यानिवास मिश्र के ये प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो इन सभी निबंधों को आप प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखेंगे। मिश्र जी मानते हैं कि भारतीय समाज का परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं। ठीक है, अगर ये कथन पूछा जाए कि किनका है तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से यह उद्धृत है, इसलिए कथन किनका हो जाएगा? रामचंद्र तिवारी का होगा। मिश्र जी मानते हैं कि भारतीय समाज परंपराबद्ध समाज रहा है, इतिहासबद्ध नहीं। परंपरा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, अभी हमने प्रश्न के माध्यम से देखा था, परंपरा का अर्थ है पर के भी जो परे हो, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठतर हो, जो न कभी भूत हो न भविष्य, जो सतत वर्तमान हो, जो कभी सिद्ध ना हो, निरंतर साध्य हो। ठीक है, सिद्ध ना हो, साध्य हो। परंपरा इसलिए साधना का पर्याय है। परंपरा क्या है? साधना का पर्याय है। किसने कहा है? विद्यानिवास मिश्र ने कहा है।
किसने कहा है? परंपरा बंधन नहीं है। इस निबंध संग्रह में उन्होंने परंपरा को परिभाषित किया है। इसलिए हमने राम और कृष्ण को इतिहास पुरुष नहीं माना है, सनातन वीर पुरुष मानकर उनकी पूजा की है। मिश्र जी आज की वस्तुवादी दृष्टि को वैज्ञानिकता के नकली दंभ की उपज मानते हैं। इस वस्तुवादी दृष्टि के कारण प्रकृति के प्रति हमारा आत्मीय भाव समाप्त होता जा रहा है। हम में भेद दृष्टि बढ़ती जा रही है, हमारी संवेदना क्षीण होती जा रही है। हमें इससे मुक्त होना होगा और अपनी परंपरागत विरासत को स्वीकार करते हुए जीवन में रस की तलाश करनी होगी। भारतीय मनीषा अमृतत्व की खोज करती आई है। यह खोज और कुछ नहीं, जीवन को रसमय, आनंदमय, उल्लासमय मानना है। मृत्यु हमारे लिए जीवन का पुनरारंभ है, इसलिए भारतीय मृत्यु की आशंका से त्रस्त नहीं होता। मिश्र जी भारत की महिमामय सांस्कृतिक चेतना, उदार जीवन पद्धति और व्यापक विश्व दृष्टि को पहचानने की निरंतर कोशिश करते रहे हैं। इधर उनकी यह कोशिश कुछ बड़ी ही है। भारतीयता की पहचान के प्राय सभी निबंधों में भारतीय संस्कृति को नए संदर्भ में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। तो भारतीयता की पहचान, यह भी निबंध किनकी है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1989 इसका समय है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगला जो कथन है, रामचंद्र तिवारी के शब्दों में देखें, बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या में रत मिश्र जी का रसिक्त मन ठेठ गांव का है। इसी मन ने मिश्र जी को नकली जिंदगी जीने से बचाया है, इसी ने उनकी रचनाओं को लालित्य प्रदान किया है। इसी के बल पर मिश्र जी व्यक्ति वंचक निबंधों की एक नई दुनिया रचने में सफल हुए हैं। तो ये कथन किनका है? रामचंद्र तिवारी का है। किनके विषय में है? विद्यानिवास मिश्र के विषय में। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम धर्मवीर भारती से प्रारंभ करेंगे और जो अगला वीडियो भी होगा वो नई प्रतिभा, नया विश्वास से ही संबंधित होगा, यानी जो नए रचनाकार हैं, निबंधकार हैं जो नए, उनके विषय में होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई प्रतिक्रिया अगर आपको लगती है कि जैसे अच्छी है वीडियोस या वीडियोस को में कोई कमी आपको दिखाई दे, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।